A to Z हाउसिंग सॉल्यूशंस बाय सोसाइटी प्लस। पुणे मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में पेंडिंग रहे कॉरपोरेशन इलेक्शंस इस साल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज के इलेक्शंस हो रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी इलेक्शंस की प्रोसीजर कैसी होती है? जीतने वाला पैनल कितने साल तक काम कर सकता है? इलेक्शंस लड़ने के क्राइटेरियाज क्या होते हैं और वोटर्स के क्राइटेरियाज भी क्या होते हैं? इन सारी बातों की जानकारी लेते हैं योर सोसाइटी आर सॉल्यूशंस के इस नए एपिसोड में। नमस्ते, योर सोसाइटी आर सॉल्यूशंस के इस नए एपिसोड में सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत। हमारे साथ है सोसाइटी प्लस के फाउंडर संजय सूर्यवंशी सर। यस सर, बोलिए। सर, आज के एपिसोड को शुरुआत करने से पहले हमें एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। देश का लीडिंग मीडिया ग्रुप लोकमत की तरफ से सोसाइटी प्लस को बेस्ट कोऑपरेटिव कंसल्टेंट इन महाराष्ट्र इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी ये अवार्ड मिला है हाल ही में। और ये अवार्ड सेरेमनी दुबई में हुई थी, उसमें सभी हुज हू शामिल थे। और ये अवार्ड्स सोसाइटी प्लस की तरफ से कंपनी के डायरेक्टर संजय सूर्यवंशी सर और विजय ओसवाल सर इन्होंने रिसीव किया। सर, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये। यस, इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर सोसाइटी प्लस, टोटल टीम एंड आवर क्लाइंट्स आल्सो। एब्सोल्युटली सर। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सर, मुझे बताइए, वी ऑल वेरी वेल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी का कामकाज देखने वाला पैनल भी इलेक्शन से ही चुना जाता है या फिर हाउसिंग सोसाइटी के लोग आपस में ये तय कर सकते हैं? हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन भी अभी पूरी इलेक्शन प्रोसेस फॉलो करके इलेक्ट किए जाते हैं। अगर आपकी छोटी सोसाइटी छोटी भी हो तो भी आपको प्रोसेस फॉलो करना कंपलसरी है। और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इलेक्शन के लिए अलग सा इलेक्शन कमीशन फॉर्म किया गया है। और इस इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने इलेक्शंस रूल जारी किए हुए हैं। और ये रूल्स के मुताबिक हर एक सोसाइटी को इलेक्शन मीन्स नई मैनेजिंग कमेटी फॉर्म करना है, तो उसको ये इलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना, जो टाइमलाइन उन्होंने दिया है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट जो है, और एक इलेक्शन पैनल बेसिकली प्लान किया, इलेक्शन पैनल फॉर्म किया है। और वो इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके सोसाइटी ने इलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना ये कंपलसरी किया हुआ है। इसके पहले ये अथॉरिटी सोसाइटी की जनरल बॉडी को दी गई थी इलेक्शन कमीशन फॉर्म होने से पहले। अभी लेकिन ये इलेक्शन कमीशन फॉर्म होने के बाद अब जनरल बॉडी में से आपके नई मैनेजिंग कमेटी फॉर्म नहीं कर सकते। दे हैव टू फॉलो द इलेक्शन प्रोसेस। ओके सर, ये इलेक्शन प्रोसेस एग्जैक्टली कैसी होती है? मतलब 250 से अगर ज्यादा मेंबर वाली सोसाइटी हो तो उसके लिए प्रोसीजर अलग, और अगर छोटी सोसाइटी हो तो उसके लिए अलग, ऐसे प्रोसीजर रहती है ये? यस सर, ऐसा है इसमें कि ये इलेक्शन कमीशन ने टोटल इलेक्शन 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है। जैसे कि नंबर ऑफ़ सोसाइटीज़ जो है ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ़ मेंबर्स की संख्या कम है। बहुत सब मीन्स 80% 90% सोसाइटीज़ में इलेक्शन नंबर ऑफ़ मेंबर्स की संख्या कम है। तो फिर वो इलेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया है, बिलो 250 मेंबर्स के लिए जॉइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरफ से एक इलेक्शन पैनल फॉर्म किया गया है। और सोसाइटीज़ को बोला गया है कि आप उस पैनल में से कोई भी इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करो आपके इसमें, और वो इलेक्शन ऑफिसर से आपका पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो इलेक्शन कमिश्नर ने बताया है वो उससे एग्जीक्यूट करके ले लो। और दूसरा है, जहाँ पे 250 से ज़्यादा मेंबर की सोसाइटीज़ है, ये संख्या कम है, लेकिन वहाँ पे फिर गवर्नमेंट की तरफ से उनकी तरफ से इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट हो जाता है। और वो ऑफिसर पूरी इलेक्शन प्रोसेस जो नॉर्म्स के हिसाब से पूरी कर लेता है। तो ये 2 कैटेगरीज़ में उन्होंने ये सब पूरा किया हुआ है। अब ऐसा है कि यहाँ पे इलेक्शन पैनल होता है क्या, या ये कैसे करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे ऐसा है कि इस प्रोसेस में उन्होंने दिया है कि जो भी आपकी कमिटी आएगी वहाँ पे 3 कैटेगरीज़ की गई है। एक
अभी नंबर ऑफ मेंबर्स भी उस पे डिपेंड है कि टोटल के सोसाइटी के नंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी कितनी होगी। उसमें भी उन्होंने डिटेल दिया है कि एक जनरल कैटेगरी, एक लेडीज़ कैटेगरी, एक रिज़र्व कैटेगरी में होती है। तो ये सब पूरी ये है, अगर जो नंबर है, वो नंबर से ज़्यादा नॉमिनेशन आ गए, तो वहाँ पे इलेक्शन 100% होता है, विद बैलेट पेपर होता है प्रोसेस के हिसाब से। और उस अगर सोसाइटी बड़ी हो और वहाँ पे कैंडिडेट नॉमिनेशन ज़्यादा आ जाते, तो वहाँ पे पैनल भी बन सकता। अब ये प्रोसेस मीन्स यहाँ पे पैनल बन सकता है क्या? बन सकता है हाउसिंग सोसाइटी में भी, बट केसेस कम हैं। दूसरा है कि इलेक्शन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट, ये सब पूरा प्रोसेस, उसके साथ में कुछ कंप्लायंस का पार्ट भी होता है डॉक्यूमेंट का। तो ये सब प्रोसेस फॉलो करना अब सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। उसमें उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिया है जिसको E1, E2 और E3 ये फॉर्मेट्स में बोला जाता है। E3 इज़ बेसिकली वोटर लिस्ट होती है। और ये सब प्रोसेस उन्होंने बोला है कि 180 डेज़ प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ योर एक्सपायरी ऑफ योर करंट मैनेजिंग कमिटीज़ पीरियड, इस 180 डेज़ प्रायर टू दैट ये चालू करना ज़रूरी है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर। सर आप हमें बताइए कि इलेक्शंस के पहले की जाने वाली तैयारी, इलेक्शंस और उसके बाद पैनल को काम हैंडओवर करना, इन तीनों लेवल में कैसे प्रोसीजर होती है? देखिए, एक है कि सोसाइटी की इलेक्शन हो, तो अगर पूरा प्रोसेस दिया अगर देखा जाए, तो यहाँ पे ये 3 पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। एक है प्री इलेक्शन फॉर्मेलिटीज़। अब प्री इलेक्शन फॉर्मेलिटीज़ में क्या होता है कि सोसाइटी का मेंबरशिप का डॉक्यूमेंट जो है, जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ, जिसको आई फॉर्म रजिस्टर कहा जाता है, मेंबर रजिस्टर कहा जाता है, और शेयर सर्टिफिकेट, शेयर रजिस्टर, शेयर लेजर, ये सब गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब गवर्नमेंट रजिस्टर है जो हर एक सोसाइटी को कंपलसरी मेंटेन करने पड़ते हैं। लेकिन इलेक्शन के पहले सोसाइटी ने ये सब पूरे जो रजिस्टर्स है, वो मेंबरशिप के पूरे इफेक्ट देके, अब मेंबरशिप के ट्रांसफ़र में 2 टाइप होते हैं। एक होता है जहाँ पे सेल किया जाए, तो सेल सेल के लिए भी शेयर ट्रांसफ़र फॉर्मेलिटी की जाती है। और दूसरा है हेयरशिप ट्रांसफ़र, जहाँ पे इंटरनल फैमिली में हेयरशिप ट्रांसफ़र होता है, गिफ्ट डीड के थ्रू या मेंबर की डेथ की वजह से। तो ये भी ट्रांसफ़र की पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके उसमें ये सब रजिस्टर्स उस डेट तक पूरे अपडेट करना, ये पहला प्री इलेक्शन फॉर्मेलिटी में कंपल्सरी है। उसमें और भी एक चीज़ होती है कि कुछ एसोसिएट मेंबरशिप होता है कि एक फ्लैट जॉइंट ओनर है, फर्स्ट या 2 मेंबर के नाम पे, 3 मेंबर के नाम पे, और फर्स्ट मेंबर के बजाय दूसरा या तीसरा मेंबर को ये इलेक्शन प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना है, उसको इलेक्शन लड़ना है। तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ है। तो ये फॉर्मेलिटी इलेक्शन प्रोसेस चालू करने से पहले गवर्नमेंट ने बायलॉज़ में दिया हुआ है कि कौन से फॉर्म भरने हैं, कैसे करना है। एक एसोसिएट मेंबरशिप फॉर्म है, एक कंसेंट बाय फर्स्ट ओनर फॉर्म है। तो ये पूरी फॉर्मेलिटी करके ये सब पूरे रजिस्टर अपडेट करके देन सोसाइटी नीड टू स्टार्ट इट्स इलेक्शन। तो इसको हम प्री इलेक्शन फॉर्मेलिटी बोलते हैं। ये पूरी होने के बाद ही सोसाइटी की एक्चुअल वोटर लिस्ट रेडी हो जाती है। अब ये अपडेटेड वोटर लिस्ट चालू हो जाती है, दैट इज़ अ टाइम वेयर सोसाइटी कैन स्टार्ट द इलेक्शन प्रोसेस। अब सेकंड पार्ट जो आता है कि गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन पैनल बनाए हैं, वो इलेक्शन का ऑफिसर आके उसका अपॉइंटमेंट करने के बाद वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को इन्फॉर्म करता है कि मैंने इस सोसाइटी ने मेरी इलेक्शन ऑफिसर ऐसे अपॉइंटमेंट की है, एंड आई एम स्टार्टिंग द इलेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। दिस इज इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड देन ही एक्चुअल एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जो गवर्नमेंट ने बताई है, जिसमें 39 डेज़ का पूरा एक प्रोग्राम होता है। और वो 39 डेज़ का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इलेक्शन ऑफिसर की है, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी, अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी, दैट इज। तो ये सेकंड पार्ट में आता है कि इलेक्शन प्रोसेस 39 डेज़ का पूरा कंप्लीट करके उसका रिपोर्ट बना के एक उसकी कॉपी सोसाइटी को, मैनेजिंग कमेटी जो नई नियुक्त हुई है उसको देना है, सील्ड पूरा डॉक्यूमेंटेशन, और उसका पूरा एक रिपोर्ट बना के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को उन्होंने सबमिट करना है कि एज पर इंटीमेशन गिवन बाय मी इन द इनिशियल स्टेज, आई हैव कंप्लीटेड ऑल द प्रोसीजर ऑफ दिस सोसाइटी, एंड दीज आर द कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सोसाइटी इलेक्शन,
और फिर उसका एक रिपोर्ट फाइनल दे के और सोसाइटी को भी नई जो इलेक्टेड बॉडी है वो 5 साल के लिए नियुक्त की गई है, ऐसा उसका लेटर साइन बाय द इलेक्शन ऑफिसर ये सोसाइटी को दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट पूरा हो जाता है। और थर्ड पार्ट जो है पोस्ट इलेक्शन फॉर्मेलिटी। अभी ऐसा होता है कि एक पुरानी कमेटी गई है और नई कमेटी आ गई है, तो चार्ज हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि पोस्ट इलेक्शन फॉर्मेलिटी में सोसाइटी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन, सोसाइटी मीन्स ऑल डॉक्यूमेंटेशन ऑन फाइनेंशियल थिंग्स जो भी कुछ सोसाइटी का है, जो पहली कमेटी दूसरे कमेटी को चार्ज हैंडओवर करते टाइम उसका एक लिस्ट बनाना ज़रूरी है। उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखे। फर्स्ट जो आउटगोइंग कमेटी है वो आउटगोइंग कमेटी ये लिस्ट के बेसिस पे नए कमेटी को पूरा इन्फॉर्म करेगी। These are the things which we are going to hand it over to you, and you have to take the charge of these documents. And from this day onwards, you are basically going to take the further course of action against this document. तो इसको हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर फॉर्मेलिटी में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बना के उसमें साइंड बाय द प्रीवियस कमिटी, चार्ज हैंड ओवर बाय और नई कमेटी का चार्ज टेकन ओवर बाय, ऐसे साइनिंग डॉक्यूमेंट्स बना के ये पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है। ऐसे अगर ये करते हैं, दिस इज़ अ पार्ट 3। तो ये अगर इस वे से आप पूरी इलेक्शन प्रोसेस करते हो तो इसमें कोई भी फ्लॉ नहीं रहता है। एंड नई कमेटी जो है आने के बाद ये पूरा चार्ज अच्छी तरह से हैंड ओवर होने के बाद दे कैन स्टार्ट द प्रोसेस विथ all equipped documents and all the equipped information of the society given by the previous committee. Thank you for explaining in detail, sir. Now tell us, what are the main criteria of candidates who want to contest society election? अच्छा, ये है that criteria of the membership जो है, first he should be the member of the society. That is the first criteria. अब मेंबरशिप में होता है कि जॉइंट ओनर है, तो जॉइंट ओनर में दोनों को मेंबरशिप में से ऐसा होता है कि 1 फ्लैट 1 मेंबर इज द क्राइटेरिया Okay. फॉर इन एनी सोसाइटी। मीन्स हु इज द मेंबर ऑफ द सोसाइटी? द पर्सन हु रिप्रेजेंट फ्रॉम दैट फ्लैट टू द सोसाइटी इज कॉल्ड मेंबर। बाय डिफॉल्ट दिस राइट हैज गिवन बाय द एक्ट to the first member as per the agreement, index to agreement. So that this is the first criteria, that person should be member of the society, that he should be owner of the flat. That is. अब ऐसा है कि यहाँ पे if first member wants to transfer his right of membership to the second and third member, there is a formality that the second member should fill up the form of associate membership, and first member should give the form of consent given by the first owner, that instead whatever the privilege given by the act to as a member to me, so I am passing on these membership rights to the second joint owner, and then he will act as a member of the society. So membership के criteria में ये formality is first part. Second part जो होता है जिसमें person should not be the defaulter of the basically society. उसने पूरे उसके पे जो ड्यूज है विच इज़ डिमांडेड बाय द सोसाइटी वो उसने पूरे पे करने ज़रूरी है। तीसरा है उसका जो सोसाइटी की वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट में उसका नाम रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। अरे मैं ओनर हूँ तो मेरा राइट बनता है, नहीं है। मैंने जो पहले बोला आपको, ओनर हो लेकिन यू हैव टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटी एंड यू शुड बेसिकली कम इन द वोटर लिस्ट ऑफ द सोसाइटी। और जैसे मैंने कहा कि एक फ्लैट एक वोट, सो एक मेंबर ऐसा होता है, तो एक फ्लैट की तरफ से एक ही पर्सन रिप्रेजेंट कर सकता है जो उन्होंने डिसाइड किया है, आइदर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है उसमें से एक। तो यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम अगर आपका नहीं है तो यू कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। सो दैट इज़ द थर्ड क्राइटेरिया। दूसरा है कि आपके लॉ के हिसाब से कुछ डिसक्वालिफिकेशन के नॉर्म्स है, वो डिसक्वालिफिकेशन के नॉर्म्स में वो आदमी का कहाँ पे अगर नाम है तो ही कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। सो दीज आर द बेसिक क्राइटेरिया बेसिकली टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके सर, शुगर फैक्ट्री सहित बाकी बड़े कोऑपरेटिव सोसाइटीज का इलेक्शन पैनल अनुसार कॉन्टेस्ट किया जाता है,
ऐसी पैनल्स हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शंस में भी होती है? हाँ, यस, हो सकती है। अभी उसके क्राइटेरियाज़ क्या है इसे देखिए। एज़ पर बायलॉज़ प्रोविज़न कमिटी की स्ट्रेंथ जो है वो डिसाइडेड है गवर्नमेंट ने जो नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे डिसाइड की गई है। जिसमें कि प्रोविज़न ऐसा है कि अप टू 100 मेंबर्स आपकी 11 मेंबर्स की मैनेजिंग कमेटी होनी ज़रूरी है। और उस 11 मेंबर में 3 कैटेगरीज़ है, जनरल कैटेगरी, लेडीज़ कैटेगरी, रिज़र्व कैटेगरी। उसमें 11 में 6 मेंबर जनरल कैटेगरी रहेंगे, 2 लेडीज़ और 3 रिज़र्व। अप टू 200 मेंबर्स आपकी 11 के बजाय 13 मेंबर्स की मैनेजिंग कमेटी होगी, जहाँ पे जनरल कैटेगरी का नंबर सिर्फ चेंज होता है 8 मेंबर्स, लेडीज़ 2, रिज़र्व 3। अप टू 300 मेंबर्स है, वहाँ पे 15 मेंबर्स की मैनेजिंग कमेटी बनती है। वहाँ पे 10 मेंबर की जनरल कैटेगरी के मेंबर होंगे, 2 लेडीज़ और 3 रिज़र्व। एंड अबव 500 मेंबर्स जहाँ पे है, तो वहाँ पे 19 मेंबर्स की मैनेजिंग कमेटी बनती है। और उस 19 मेंबर्स में अगेन 14 मेंबर्स फ्रॉम जनरल कैटेगरी, देन 2 फ्रॉम लेडीज़ एंड 3 फ्रॉम रिज़र्व। ऐसे आपका कैटेगराइज़ेशन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अब रिज़र्व कैटेगरी में क्या आता है, तो रिज़र्व कैटेगरी में आता है एक ओबीसी कास्ट वाइज़ रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें ओबीसी कैटेगरी का मेंबर, दूसरा है एससी-एसटी कैटेगरी का मेंबर और तीसरा है वीजे-एनटी और एसबीसी कैटेगरी का मेंबर। तो ये हर एक कैटेगरी से एक-एक मेंबर सोसाइटी के मैनेजिंग कमिटी में होना ज़रूरी है। लेकिन ये एज़ पर अवेलेबिलिटी है। अगर उस एक कोई सोसाइटी में अगर ये कैटेगरी से मेंबर ही अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे वो सीट्स वेकेंट रहती है। और जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे उस कैटेगरी के थ्रू भर सकते हैं। बट फर्स्ट दे हैव राइट, दे कैन कम थ्रू जनरल कैटेगरी ऑल्सो, एंड इफ दे वांट दे कैन कम थ्रू द रिजर्व कैटेगरी ऑल्सो. So ladies also have both the privileges that she can basically fill up the form from general category also and she can fill up the form from ladies category also. तो ये अब ये कैटेगरीज है। पैनल कहाँ पे बनता है? जब ये मैंने अभी आपको बोला कि इस नंबर फिक्स है, अगर इलेक्शन प्रोसेस में हमें फॉर एग्जांपल अगर जनरल कैटेगरी के 10 मेंबर है और वहाँ पे 20 नॉमिनेशन आ गए, लेडीज़ के 2 ये है सीट्स है और वहाँ पे 5 नंबर आ गए। तीसरा है कि रिज़र्व कैटेगरी में 1-1 मेंबर ही लेना चाहिए, वहाँ पे हमें 2-2 3-3 के आ गए। या कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जितनी सीटें उतने ही आ गए, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा। बट जिस कैटेगरी में ज़्यादा नॉमिनेशन आए, वहाँ पे इलेक्शन 100% होगा। वहाँ पे पूरा बैलेट पेपर सिस्टम फॉलो किया जाता है इलेक्शन ऑफिसर के थ्रू। और वहाँ पे फिर आपको अगर जो ग्रुप बनते हैं, वहाँ पे फिर दे कैन फॉर्म देयर ओन पैनल एंड थ्रू पैनल फिर दे विल हैव टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। उसमें फिर टाइम फ्रेम दिया जाता है कुछ 21 डेज आई थिंक फॉर एग्जांपल। और वो उसमें वो पैनल फॉर्म करके उसका कॉन्टेस्ट करके सीक्रेट बैलेट के थ्रू पूरा वोटिंग हो जाता है। सो ये सब प्रोसेस जैसे बाकी के शुगर फैक्ट्रीज या अदर टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन में होता है, वैसे हाउसिंग सोसाइटी को भी सेम लॉ, सेम रूल्स एप्लीकेबल हैं। सर, आप बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन डेप्थ एक्सप्लेन कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। अब हमें बताइए कि इलेक्शंस द्वारा चयन किया गया पैनल कितने साल तक काम कर सकता है और उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां कौन सी होती है? एज पर प्रोविजंस ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड इट्स स्पेसिफिकल बायलॉज, उस प्रोविजन के हिसाब से जो टेन्योर ऑफ द मैनेजिंग कमिटी इज़ फॉर 5 ईयर्स। सिर्फ जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद पहली कमेटी बनती है, जिसको प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी कहा जाता है, जो इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी नहीं है, उसका सिर्फ टेन्योर 1 साल का है। और इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी का टेन्योर 5 साल का है। ये लीगल प्रोविजन लॉ में है। तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर हाउसिंग सोसाइटी की दैट 5 ईयर्स इज़ द फिक्स्ड ये। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजिंग कमिटी जो है वो भी बायलॉज में दिया है कि उन्होंने क्या-क्या करना है। एक तो है ये उन्होंने फर्स्ट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उन्होंने सोसाइटी का जो पूरा मैनेजमेंट है, वो बायलॉज के प्रोविजन के हिसाब से ही करना है। दैट इज़ फर्स्ट। दे कैनॉट रन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। दे हैव टू रन द सोसाइटी ऑन द एज पर द प्रोविजन ऑफ बायलॉज एंड कोऑपरेटिव एक्ट। देन
they should focus on the suggestion and irregularities given by auditor in the audit report. तो उन्होंने वो कंप्लाई करके उनके सजेशन, क्योंकि ऑडिटर ने पूरा रिव्यू करके उसमें दिए हुए है कि सोसाइटी का एक लीगल वे से कामकाज करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो उन्होंने उसमें देख के जो भी इरेगुलरिटीज़ रहेगी, जो भी सजेशन दे, उसको बेसिकली एग्जीक्यूट करने की ये करना ज़रूरी है। और थर्ड जो है, द मेन मीन्स जो एम ऑफ द सोसाइटी जो है, एम ऑफ द सोसाइटी इज़ फर्स्ट कि टू क्रिएट अ लीगल एंटिटी ऑफ द सोसाइटी, जो हुई है। सेकंड जो होती है कि ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ लैंड विद बिल्डिंग इन द नेम ऑफ सोसाइटी, जिसको कन्वेंस डीड कहा जाता है। अगर उनके सोसाइटी का कन्वेंस डीड नहीं हुआ है तो दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कन्वेंस डीड टू बी एग्जीक्यूटेड आइदर थ्रू दी विद द हेल्प ऑफ डेवलपर, अगर डेवलपर करके नहीं दे रहा है तो विद द हेल्प ऑफ द रजिस्ट्रार, जिसको डीम कन्वेंस कहा जाता है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट दे शुड फोकस on the providing good common facilities and services to the member। तो ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेन पार्ट होता है। दे हैव टू फोकस लॉ, दे हैव टू फोकस द सर्विसेज ऑफ द मेंबर्स, दे हैव टू फोकस द लीगल पाथवे। तो ये सब बेसिकली स्ट्रक्चर के हिसाब से वो काम करते, डेफिनेटली दैट दे कैन रीच टू द क्रिएटिंग स्मार्ट सोसाइटी, ये पाथवे पे वो जा सकते हैं। सही बात है सर। सर अब हमें बताइए कि कोविड और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शंस हो नहीं पाए। अब नए से इलेक्शंस अगर लेने हैं तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया जाना ज़रूरी होता है क्या? यस, इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। एज आई मेंशन अर्लियर कि सोसाइटी नीड टू कंप्लीट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट फर्स्ट, देन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफिसर एज पर द नॉर्म्स गिवन बाय द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, एंड देन एक्चुअल election process, and then complete the post election formalities। तो ये सब पूरा प्री कोविड भी कंपलसरी था, पोस्ट कोविड भी कंपलसरी है। सो एवरी सोसाइटी विल हैव टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ पर बायलॉज। एंड ये भी है उसमें कि ये पूरा आफ्टर कंप्लीटिंग द इलेक्शन ऑफिसर विल हैव टू सबमिट द रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड टू द सोसाइटी ऑल्सो। तो जो फॉर्मेलिटी है गवर्नमेंट की, उसमें कोई भी ये नहीं है। एक वापस मैं अभी यहाँ पे कहूँगा कि कोई भी सोसाइटी अपने जनरल बॉडी मीटिंग में अपनी कमेटी फॉर्म करके उसको वैलिड कमेटी नहीं कह सकते। नाउ दे हैव टू फॉलो दी, भले वहाँ पे इलेक्शन ना हो, वहाँ पे ज़्यादा नॉमिनेशन नहीं आए, तो भी प्रोसेस फॉलो करके जो नॉमिनेशन आएंगे, दोज विल बी दी वैलिड नॉमिनेशन, एंड election officer will treat them as he will announce them as a elected managing committee of the society। और एक इसमें कहूँगा, जो भी नंबर है जो मैंने बताया कि अप टू 111, अप टू 213, अप टू 315, 500 जो है अप टू 517, तो ये जो नंबर है इसका मिनिमम 51% कम लोगों का नॉमिनेशन आना ज़रूरी है। मीन्स ज़्यादा नहीं आए, लेकिन अगर कम भी आते, अगर बिलो 51% रहेगा तो वो फिर इलेक्शन प्रोसेस बंद किया जाता है, एंड इट हैज़ टू बी इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार, और वहाँ पे फिर रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है अगर आपके 51% से कम नॉमिनेशन आए तो। ओके। और 51% से ज़्यादा आते हैं, जैसे कि 11 के लिए 6 का कंपल्सरी ये है, तो 6 आते हैं तो दैट इज़ वैलिड कमिटी, और बाकी के फिर कॉप्ट कर सकते हैं। कॉप्शन का भी फार्मूला वहाँ पे उसमें फार्मूला मीन्स नॉट प्रोविजन उसमें दिया हुआ है, उस प्रोविजन के हिसाब से बाकी के मेंबर ऐड ऑन कर किए जा सकते हैं। सो इस हिसाब से ये प्रोसेस किया जाता है। सर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेगुलर इलेक्शन प्रोसीजर हेल्ड इन द हाउसिंग सोसाइटीज, लेकिन अगर नई सोसाइटी हो और बिल्डर ने वो फॉर्म की हो तो मतलब ऐसे सिचुएशन में नए ऑफिस बेरर्स का सिलेक्शन कैसे होता है? जो नई हाउसिंग सोसाइटी बनती है, वहाँ पे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद बिल्डर इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ प्रोमोटर, उसको एक राइट दिया गया है कि उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद विद इन 3 मंथ्स
उसने ऑथराइज्ड फर्स्ट लीगल मीटिंग ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी अरेंज करनी है, जिसको फर्स्ट जनरल मीटिंग कहा जाता है। और उस फर्स्ट जनरल मीटिंग में सोसाइटी की पहली ऑथराइज मैनेजिंग कमेटी फॉर्म की जाती है, जिसको प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी कहा जाता है। और ये प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी का टेन्योर सिर्फ 1 साल होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट जनरल मीटिंग टू 1 ईयर। दिस इज द टेन्योर ऑफ दैट। तो ये प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी जो है वो 1 साल तक बनती है। और 1 साल पूरा होने से पहले, आफ्टर 180 days, दिस कमिटी विल हैव टू स्टार्ट द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द society with the help of cooperative department and complete their election process before expiry of 1 year, and they have to form a basically appoint a elected managing committee of the society, and which that provisional committee will give the charge to new committee, and new committee will take it further for 5 years. तो जो बिल्डर रिलेटेड है उसके लिए सिर्फ 1 साल का पीरियड है, और 1 साल के अंदर ये यहाँ पे सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता है। प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी में सिलेक्शन के बेसिस पे होता है। जो लोग इन्हें अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं उनको जनरल बॉडी के थ्रू वहाँ पे जनरल बॉडी प्रोसेस में शो ऑफ हैंड्स, जो भी क्राइटेरियाज है वो कंडक्टिंग द प्रोसेस एफजीएम, वो बेसिस पे वहाँ पे ये प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। राइट। और वो 1 साल का वक्त मिलता है कि आप इलेक्शन के लिए रेडी हो। यस, बराबर, एकदम बराबर। यस सर, हाउसिंग सोसाइटी में जो ऑफिस बेरर्स है वो सब अपना काम संभाल के सोसाइटी के लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन अगर किसी मेंबर को जो इलेक्टेड है किसी रीजन से अगर रेजिग्नेशन देना पड़े तो नया ऑफिस बेरर का सिलेक्शन कैसा होता है और कितने सालों में ये प्रक्रिया होनी चाहिए? ये टेन्योर तो 5 साल का है। हम्म, मीन्स नए जो अभी इलेक्शन रूल के हिसाब से कमेटी 5 साल तक चलनी कंपलसरी है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल रीज़न की वजह से कोई कमेटी मेंबर को इनएबिलिटी है कि ही कैन नॉट कंटिन्यू विद दी बेसिकली दी सेम आइदर पोस्ट और एज अ कमेटी मेंबर, तो वो रेजिग्नेशन दे सकता है टू द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी। और सेक्रेटरी जो है उनको राइट है कि उन्होंने मैनेजिंग कमेटी मीटिंग जो मंथली बुलाई जाती है उसके सामने ये रेजिग्नेशन प्लेस करना, वो रेजिग्नेशन पूरा उनका रीज़न देख के अंडरस्टैंड करके उसको वो अप्रूवल लेना फर्स्ट, द एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, और उस जगह पे नए कमेटी मेंबर जो है रिप्लेस करने के लिए, जिसको कोऑप्शन ऑफ मेंबर्स कहा जाता है, वो प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। और वो सीट जो है मेंबर जो जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है उसके जगह पे दूसरा मेंबर कॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन इसका ये नंबर कितना होना चाहिए, तो उन्होंने स्पेसिफिक दिया है, इन द टेन्योर ऑफ टोटल 5 years society can co-opt the 1/3 total number ओके। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 years। हम्म, जैसे कि 11 मेंबर है तो वन पूरे टोटल 5 साल में 4 बार या टोटल 4 मेंबर के लिए आप ऑप्शन का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, ऐसा दिया हुआ है। दिस प्रोसेस कैन बी फॉलोड फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर। ओके सर, आप इतने डिटेल में बता रहे हैं तो ये आपका नॉलेज आपके एक्सपीरियंस से आ रहा है, ये पता चल रहा है। तो अब हमें बताइए कि सोसाइटी प्लस ये जो आपकी कंपनी है, तो ये हाउसिंग सोसाइटीज को कौन कौन सी सेवाएं प्रोवाइड करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इलेक्शंस? पहले तो है कि हम सोसाइटी प्लस की तरफ से इलेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस इलेक्शन सर्विसेज में ने जैसे मैंने कहा कि पूरे सोसाइटी के रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए पूरा रिकॉर्ड बनाना, या रिकॉर्ड बना है तो अपडेट करना, इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जो प्री इलेक्शन फॉर्मेलिटी है उसके रिलेटेड जो सोसाइटी का डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करना है और उसका रिक्वायर्ड गाइडेंस मेंबर्स को देना है टू कंप्लीट द डॉक्यूमेंट, तो ये सर्विस हम सोसाइटीज़ को देते हैं। एक्चुअल इलेक्शन ये है ऑफिसर, तो सोसाइटी प्लस के टोटल पैनल में 4 इलेक्शन ऑफिसर भी है, जिनके थ्रू सोसाइटी इलेक्शन का प्रोसेस भी हम कंप्लीट करके देते हैं सोसाइटीज़ के लिए। और पोस्ट इलेक्शन फॉर्मेलिटी जो बायलॉज के बेसिस में प्रोविज़न दिया हुआ है उसमें हम वो पोस्ट इलेक्शन फॉर्मेलिटीज़ के पूरी इन्फॉर्मेशन और उसके डॉक्यूमेंट पूरे बनवा के वो रेडी करके एक पीसफुल हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का फॉर्मेलिटी पूरी करके देते हैं। सो दीज आर रिलेटेड टू इलेक्शन प्रोसेस एक। और हम ये अप टू 250 मेंबर्स के लिए हम सोसाइटीज़ के लिए कर रहे हैं लास्ट
2.5 ईयर्स हो गए अभी आफ्टर कोविड, तो वी हैव स्टार्टेड दिस, एंड जो आज हमारे पास ही 300 प्लस सोसाइटीज़ है जिसके लिए हम ये सर्विसेज दे रहे, एंड थ्रू माउथ पब्लिसिटी, थ्रू कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हमें और भी यहाँ पे ये आते हैं, इंक्वायरीज आते हैं, एंड वी आर कंडक्टिंग द इलेक्शन। इन एडिशन टू दैट आई वांट टू से, हम इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ कोऑपरेटिव अकाउंटिंग, preparation of statutory documentation, updating the statutory document time to time. Then we also provide the consultancy as per bylaws provision, and also how to the manage the society. तो उसके लिए management consultancy for the society. We also provide the services regarding the share transfer documents, then heirship transfer documents. वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर भी करना मेंबर्स के लिए, और वो पूरे करके वेरीफाई करके सोसाइटी को सबमिट करने तक की वो मेंबर्स के लिए भी ये सब पूरी हम सर्विसेज देते। इन एडिशन टू दैट सोसाइटी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा हो, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा हो, उसके आए हुए फंड्स कैसे यूटिलाइज किए जाए, फंड्स कौन से माध्यम से आने चाहिए, उसके बायलॉज प्रोविजन क्या है, इसके रिलेटेड हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी गाइड करते हैं। इन एडिशन टू दैट गाइडेंस रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव कंप्लायंसेस। इस प्रोसेस में हर एक सोसाइटी को कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को बहुत सारी कंप्लायंसेस पूरी करनी पड़ती है साल में, टाइम टू टाइम। तो ये कंप्लायंसेस की भी सर्विसेज हम सोसाइटीज़ को देते हैं। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। जैसे कि हमने कहा है कि हर एक सोसाइटी को साल में एक बार 31 मार्च पूरा होने के बाद विदिन 4 मंथ्स उनका स्टैट्यूटरी ऑडिट पूरे करके लेना ज़रूरी है, और उसका रिपोर्ट सबमिट करना ज़रूरी है। तो हम स्टैट्यूटरी, अगेन सोसाइटी प्लस के पास पैनल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी है, उन पैनल ऑडिटर के थ्रू हम आपकी सोसाइटी का स्टैट्यूटरी ऑडिट भी पूरा करके दे सकते हैं विद इन टाइम फ्रेम। एंड द लास्ट इज मेंबर मैनेजमेंट थ्रू डिसिप्लिनरी रूल्स एंड सिस्टम, क्योंकि अल्टीमेट ये सब पूरी सोसाइटी का प्रोसेस किया जाता है कि मेंबर्स को अच्छी तरह से सर्विसेज मिले, और एक सोसाइटी अच्छी तरह से डिसिप्लिन सिस्टम से सब लोग अच्छे रूल्स फॉलो करें, सब लोग अच्छी एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ का बेसिकली यूटिलाइज करें। तो उसके लिए हम एक डिसिप्लिनरी रूल पूरी फ्रेमवर्क करके देते हैं सोसाइटीज़ को। एक वो रूल बुक करके सोसाइटी को पूरा प्रिंट करके सोसाइटीज़ देती है, एंड इट मेंबर्स आर गुड मेंबर्स आर देयर कि जो वो पूरे रूल्स फॉलो करके एक सोसाइटी में एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम मेंबर मैनेजमेंट के थ्रू ये भी सर्विस देते हैं। सो दीज आर डिफरेंट सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द Society Plus in last more than 30 years, and till date we have served more than 1000 plus societies in Pune. ऐसा हमारा पूरा सोसाइटी प्लस का ये सर्विस स्ट्रक्चर है सर। क्या बात है सर, मतलब सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में एंड टू एंड सभी सॉल्यूशन सोसाइटी प्लस की तरफ से सोसाइटीज को दी जा रही है सिंस लास्ट 30 इयर्स। जस्ट एक कहना चाहूँगा, अगर किसी को इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिटेल चाहिए जो मैंने अभी कहा है, दे कैन गो टू दी हमारी जो वेबसाइट है societyplus.co.in, वो विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन भी है, और थ्रू दैट दे कैन कनेक्ट विद अस। यस, डेफिनेटली सर। और मेरा लिसनर से अपील है कि सर ने अभी जो स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया, तो उसके ऊपर भी हमने एक अलग से एपिसोड किया है, तो वो एपिसोड भी आप ज़रूर सुनिए। बाकी ये पॉडकास्ट योर सोसाइटी आर सॉल्यूशंस, ये पॉडकास्ट सभी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, स्पॉटिफाई, जियो सावन, गाना, एप्पल पॉडकास्ट, और सोसाइटी प्लस के यूट्यूब चैनल पर भी ये पॉडकास्ट फ्री में अवेलेबल है। तो ज़रूर सुनिए, और आपके फ्रेंड सर्कल में और रिलेटिव्स में भी इसकी लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। अभी आपने सुना संजय सूर्यवंशी और निरंजन मेढेकर की आवाज़ में योर सोसाइटी आर सॉल्यूशंस ये पॉडकास्ट। ये सोसाइटी प्लस की निर्मिति और साउंड्स ग्रेट और मीडिया नेक्स्ट की प्रस्तुति है।